डॉक्टर प्रसाद आज यह बताएंगे कि किस प्रकार से तिर्यक गुणन के अनुसार आधार पर और विस्थापन विधि से किस प्रकार युगपत समीकरणों को हल किया जाता है। तो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपका परिचय करा दूं। आज हमारे इस बीच में उपस्थित हैं 10वीं कक्षा की एक छात्रा। नमस्ते। प्रीति जैन नाम है उसका, प्रिया जैन। और साथ में डॉक्टर SN प्रसाद साहब, जो आपको आज युगपत समीकरण हल करने की दूसरी विधियां, एक विधि आपको कल बता चुके हैं, परसों बता चुके हैं, और उसके अतिरिक्त जो विधियां हैं उन पर आज प्रकाश डालेंगे। तो डॉक्टर प्रसाद शुरू करें। जी सर। जी हाँ। सम्मानीय शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वर्चुअल क्लास में मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, इससे पूर्व हम लोग ने विलोपन विधि से युगपत समीकरण को हल करना सीखा था। आज उन्हीं युगपत समीकरणों को एक दूसरी विधि, जिसे कि वज्र गुणन विधि कहते हैं, उससे हल करना सीखेंगे। देखिए कि वज्र गुणन विधि से युगपत समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। ये स्क्रीन पर देखें। स्क्रीन पर वज्र गुणन विधि से युगपत समीकरण को हल करना दिखाया गया है। एक समीकरण है टेलीटॉप पे देखें। स्क्रीन पे जो प्रिंट हुआ है सवाल थोड़ा सा गलत छप गया है, हाँ, उसको हम टेलीटॉप से जो है आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, समीकरण है हमारा a1x प्लस v1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस v2y इज इक्वल टू c2। इसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना, हल करना। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बच्चों एक विशेष रीति का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बहुत सावधानीपूर्वक आपको देखना होगा। देखिए किस प्रकार से इसको लिखते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम हम y के गुणांकों को एक के नीचे एक उतार लेंगे। जैसे पहले समीकरण में y का गुणांक b1 है, तो b1 पहले लिख लिया। दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 है, उसके नीचे b2 लिख लिया। उसके बाद अचर पद लिख लीजिए। अचर पद c1 है और दूसरे समीकरण में अचर पद c2 है। उसके बाद x के गुणांक आप लिख लीजिए। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 है, और एक बार पुनः y का गुणांक फिर से लिख लें। पहले समीकरण में b1 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 है। इस प्रकार सर्वप्रथम हम यहाँ दो पंक्ति बना लिया। पहले पंक्ति में अवयव हैं, गुणांक हैं b1, c1, a1 और b1, तथा दूसरी पंक्ति के अवयव हुए b2, c2, a2 तथा v2। इस प्रकार सर्वप्रथम हम गुणांकों को इस प्रकार से लिख लेते हैं। और देखिए कुल 4 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। पहला स्तंभ b1 b2, दूसरा स्तंभ c1 c2, तीसरा स्तंभ a1 a2 और चौथा स्तंभ b1 b2। इस प्रकार 2 पंक्ति तथा 4 स्तंभ हम पहले प्राप्त कर लेते हैं गुणांकों को, x और y के गुणांकों को लिखकर। प्रथम 2 स्तंभ के बीच में हम x लिख लेते हैं, जैसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा। दूसरे 2 स्तंभों के बीच में आप y लिख लें, और तीसरे 2 स्तंभों के बीच में आप -1 लिख लें। अब x y का मान ज्ञात करने के लिए आप x और उसके नीचे बटे का निशान लिख लें, बराबर का निशान लगा करके y और उसके नीचे बटे का निशान लिख लें, और बराबर का पुनः निशान लगाकर -1 और उसके बटे का निशान उसके नीचे लगा लीजिए। अब x के बटे लिखने के लिए
आप देखिए ऊपर जो हमने स्तंभ बनाए थे, उन स्तंभों के बीच में मैं किस प्रकार का निशान लगाता हूं, आपको ध्यान से देखना होगा। B1 से मैं एक तीर बनाया C2 की ओर, और दूसरा तीर बनाता हूं मैं B2 से C1 की ओर। फिर एक दूसरा तीर बनाता हूं मैं C1 से A2 की ओर। इसको गौर से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना होगा। और फिर एक मैंने तीर का निशान लगाया C2 से A1 की ओर। फिर एक तीर का निशान मैंने लगाया A1 से B2 की ओर, और दूसरा तीर का निशान लगाया मैंने A2 से B1 की ओर। अब x के नीचे क्या लिखना है, इसके लिए ये जो तीर का निशान है ये गुणनफल व्यक्त करता है। B1 से C2 की ओर जो तीर गया है वह यह व्यक्त करता है कि हमें B1 में C2 का गुणा करना है, और इस गुणनफल को सबसे पहले लिखना है, अर्थात B1 C2, ये B1 C2 लिख दिया। उसके बाद आपको ऋण का चिन्ह लगाना है बीच में, और अब B2 से जो तीर C1 की ओर गया है, देखिए जैसे पुनः मैं उस पर पेन चलाकर बता रहा हूँ, B2 से C1 की ओर जो तीर गया है, इसका अर्थ हुआ कि B2 का C1 से गुणा करना है, और इस गुणनफल को माइनस के बाद यानी ऋण चिन्ह के बाद आपको लिखना है B2 C1। इस प्रकार x के नीचे आया B1 C2 माइनस B2 C1। अब यही क्रिया y के लिए भी करना है। y के नीचे लिखने के लिए, y के लिए अब देखिए y जिन दो स्तंभों के बीच में है, अब उन स्तंभों के बीच का गुणनफल देखिए। C1 से A2 की ओर तीर गया है, देखिए, तो हम C1 का गुणा A2 से करेंगे, और गुणनफल प्राप्त हुआ C1 A2, ऋण का चिन्ह लगाया। अब तीर गया है C2 से A1 की ओर, इसलिए इसका गुणनफल हुआ C2 A1। अब आइए -1 के लिए। -1 जिन दो स्तंभों के बीच में हमने ऊपर लिखा है, देखिए कहाँ कहाँ लिखा है, A1 A2 और B1 B2, इन दो स्तंभों के बीच में -1 मैंने लिखा है। इसलिए -1 के नीचे लिखने के लिए तीर का निशान देखिए A1 से B2 की ओर गया है, इसलिए इसका गुणनफल हुआ A1 B2, और माइनस A2 से तीर अब B1 की ओर गया है, इसलिए इसका गुणनफल हुआ A2 B1। अब आप समझ गए होंगे कि गुणा करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, और इस गुणनफल में से घटाते हैं नीचे से ऊपर की ओर जो गुणनफल आता है उस गुणनफल को। अर्थात एक बार फिर से देखें, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब ये तीनों जो जोड़े हैं, पेयर हैं, ये सब आपस में बराबर हैं। मतलब x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इसका अर्थ ये हुआ कि इट इज इम्प्लाइज दैट, अर्थात यह निर्देशित करता है कि x अपॉन B1 C2, वही उतार रहा हूँ मैं, B2 C1, ये बराबर हुआ -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 के, तथा y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, ये भी बराबर हुआ -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 के। एक बार पुनः इसको देखें कि मैंने पहले दिखाया है कि ये तीनों x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, अर्थात ये तीनों बराबर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 भी -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 के बराबर है, और y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 यह भी -1 अपॉन A1 B2
माइनस A2B1 के बराबर होगा। अब यहाँ से जब x जो है x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू -1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 के बराबर है, तो जब हम x के नीचे वाला यानी x के नीचे यानी हर को जब दाईं ओर पक्षांतरण करेंगे तो ये नीचे की संख्या दाईं ओर जाकर के ऊपर हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह हुआ, इट इज इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 के बराबर हुआ। और y इज इक्वल टू यहाँ से हुआ माइनस C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 के। इस तरीके से x का मान और y का मान यहाँ से ये ज्ञात हो गया। अगर मैं नीचे से या ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ यानी उभयनिष्ठ ले लूँ तो देखिए x का मान क्या होगा कि ये जो बाहर माइनस है ये आपकी संख्या, ये माइनस जो है, अगर आप अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे यानी उभयनिष्ठ कर लेंगे, या ये कहिए कि ये अंदर बाहर वाले माइनस चिन्ह को अगर आप अंदर ऊपर में गुणा कर दें तो जो माइनस की संख्या थी वो प्लस हो गया। अर्थात B2C1 माइनस B1C2 हो गया और अपॉन A1B2 माइनस A2B1 हो गया। इसी प्रकार ये जो y का मान प्राप्त हुआ है, यदि इसमें भी ये जो बाहर माइनस है इस माइनस से अगर अंदर गुणा कर दें तो ये गुणा करने के बाद हो जाएगा, जो संख्या माइनस की है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस की संख्या है वो माइनस का गुणा करने से माइनस हो गया। तो माइनस की संख्या देखिए C2A1 है और जब उसको बाहर माइनस से गुणा किया तो वो प्लस का हो जाएगा। अर्थात C2A1 माइनस C1A2 और अपॉन A1B2 माइनस A2B1 हो गया। इस तरीके से x का मान प्राप्त हुआ B2C1 माइनस B1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 तथा y का मान प्राप्त हुआ C2A1 माइनस C1A2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। बच्चों, इसमें हमें इसकी सिस्टम को समझना है, इसके सूत्र याद नहीं करना है। किताबों में इसके सूत्र लिखे हुए हैं और पर्टिकुलर वो सूत्र याद नहीं करना, हमें सिस्टम को समझना है। और वो सिस्टम ये है कि जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि पहले y के गुणांक लिख लें, फिर x का गुणांक अचर पद के गुणांकों को लिख लें, फिर उसके बाद x के गुणांकों को लिखें और फिर उसके बाद y के गुणांकों को लिखें। और फिर जैसा मैंने तीर का निशान जैसा समझाया उस आधार पर इसका तिरछा गुणा करते हुए और x के नीचे y के नीचे और -1 के नीचे के व्यंजक प्राप्त करें। और फिर वहाँ से ये तीनों का तात्पर्य, ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब कि पहला पद भी आखिरी पद के बराबर है और दूसरा पद भी आखिरी पद के बराबर है। और जब पहला पद आखिरी पद के बराबर है अर्थात x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इजिकल टू -1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 हुआ, तो इस x के नीचे वाले पद को जब हम दाईं ओर ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो ये नीचे का पद ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से आपका x बराबर प्राप्त हुआ माइनस B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। और ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे या ये कहो कि बाहर वाले माइनस का अंदर गुणा करने पर ये व्यंजक प्राप्त हुआ B2C1 माइनस B1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। और इसी तरह से y का मान प्राप्त हुआ C2A1 माइनस C1A2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। प्रिया बेटा, तुम्हें ये समझ में आया? हाँ सर, आ गया सर। अच्छा, तो अब इस आधार पर अगर हम एक सरल सा सवाल करेंगे तो तुम इसमें मदद करोगी, बताओगी? हाँ सर। अच्छा, देखते हैं कैसे आपको कितना समझ में आया। देखिए, हम प्रिया से अब एक के द्वारा एक क्वेश्चन सॉल्व करके और इससे हम सहायता मांगेंगे और इससे पूछेंगे कि इन्हें कितना समझ में आया।
अगर ये पिछली रीति को समझ गई होंगी तो ये इसका उत्तर ठीक से बता पाएंगी। देखिए बच्चों, अब जो हमने पहला जो समझाया ये तो एक सैद्धांतिक सवाल था, ये सूत्र की प्रतिस्थापन था, इससे हम सूत्र प्राप्त कर रहे थे, परंतु इस सूत्र को हमें रटना नहीं है, इस सूत्र को याद नहीं करना है, इस सिस्टम को याद करना है, इस सिस्टम को समझना है। अब इसी सिस्टम के आधार पर जब हम आंकिक सवाल करेंगे तो थोड़ी सरलता होगी। देखिए उसी आधार पर हम एक दूसरा आंकिक सवाल लेते हैं। वज्र गुणन विधि से इस समीकरण को हल करना है। 2x + 5y = 13, 2x + 3y = 4। प्रिया बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? सर सबसे पहले y के कोफिशिएंट को लिख लेंगे। y की कोफिशिएंट को लिख लेंगे, यानी y के गुणांक को लिख लेंगे। क्या है y का गुणांक? पहला गुणांक है 5 लिख लेते हैं। फिर उसके दूसरा नीचे गुणांक है 3। वेरी गुड, 3 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करें? फिर कांस्टेंट को लिखेंगे, यानी अचर पद लिख लें, बराबर के बाद वाला पद, यानी 13 4 लिख लेते हैं, यानी 13 और 4 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखें? x के कोफिशिएंट को लिखेंगे। x के कोफिशिएंट लिख लेते हैं। क्या है x का गुणांक? दिख रहा है आपको? 2 और नीचे भी 2। नीचे भी 2। उसके बाद कौन सा पद लिखें अब? उसके बाद पुनः y के कोफिशिएंट को वेरी लिखेंगे। गुड, फिर से y का गुणांक लिख लेते हैं 5 और 3। उसके नीचे 3। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिख लें? ये प्रथम दो स्तंभों के बीच में x लिख लेते हैं। अच्छा, दूसरे दो स्तंभों के बीच में क्या लिखें? y लिख लेते हैं। और तीसरे दो स्तंभों के बीच में -1 लिख लेते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर के सिस्टम में समझाया। अच्छा, ये बताइए कि अब x y का मान ज्ञात करने के लिए अब क्या करें? x बटे लिख लेते हैं। अच्छा, फिर क्या करें? अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले आप ये कर लेना चाहती हैं कि 5 को 4 से गुणा करते हैं, यानी तीर का निशान यूँ लगा लेते हैं, और फिर दूसरा तीर का निशान नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो जब 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 में 4 का गुणा करने से 5 चौके 20 आया। गुड, 20 लिख लिया। चिन्ह काहे का आएगा बीच में? अब यहाँ माइनस आएगा। 3 का काहे का गुणा करेंगे अब? 13 से कितना आएगा? 39, यानी 13 तिया 39, 39 आया। फिर क्या करें अब यहाँ? फिर बराबर का निशान लगा लेते हैं। अब y अपॉन लिख लेते हैं, y बटा लिख लेते हैं। 13 को काहे से गुणा करें? 2 से गुणा करें। देखिए सिस्टम में था कि 13 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, 13 दूनी 26, माइनस 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8। और अब क्या करें? अब -1 अपॉन लिख लेते हैं, -1 बटे लिख लेते हैं। किसका किस से गुणा करना होगा? 2 को 3 से करेंगे। 2 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 2 × 3 यानी 6 हो गया। फिर माइनस और 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 2 × 5 मतलब 10 हो गया। अच्छा, अब कितना आ जाएगा ये x के नीचे? 20 में से जब हम 39 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 19 बचना चाहिए। 9 में से 0 गया 9, 3 में से 2 गया 1, माइनस का 19 बचा, बराबर y के नीचे कितना बचना चाहिए? 26 में से 8 गया, कितना बचेगा? 18 बचना चाहिए। 18 और 8 26 होता है, बराबर -1 बटे कितना बचना चाहिए? माइनस का 4 बचना चाहिए। और इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दें क्या? हाँ, ये कैंसिल कर दिया। अब देखिए क्या बचा, एक बार ये बचा, इसको दूसरे पेज पर ले रहे हैं, आगे देखिए। अब ये बचा x अपॉन माइनस का 19 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं किसके बराबर लिख लें बताओ? 1/4 1/4 के बराबर लिख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होने का मतलब ये हुआ कि पहला पद भी आखिरी पद के बराबर है और बीच का पद भी आखिरी पद के बराबर है। तो इसलिए x बटे -19 बराबर 1/4 तथा y बटे 18 बराबर भी 1/4 होगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? इस -19 को यदि हम दाईं ओर पक्षांतरण कर देंगे तो ये इस तरफ जो है वो बटे में है, ऊपर जाएगा तो
ऊपर चला ऊपर जाएगा, चला अंश में चला जाएगा, इधर हर में है। तो ये हुआ x इज इक्वल टू माइनस का 19/4 तथा y बराबर क्या हो जाएगा इसी प्रकार से 18 को ऊपर उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड तो क्या होगा 18/18 बटे क्या हो गया ये 4 हो गया। तो x का मान तो अब ये कटेगा नहीं, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा -19/4 तथा y का मान ये थोड़ा हल हो जाएगा, दो कट से के कटेगा। 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, इस तरह से y का मान कितना प्राप्त हुआ 9/2 प्राप्त हुआ। सर आप कुछ प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि प्रिया की सहायता से डॉक्टर प्रसाद ने आपको वज्र गुणन विधि से एक प्रश्न हल करके बताया। वज्र गुणन विधि को हल करने से पहले उन्होंने 2 व्यापक समीकरण लिए और इन व्यापक समीकरणों के आधार पर आपको x और y का मान निकालकर बताया। वैसे तो एक नियम ये भी है कि आप व्यापक समीकरण के आधार पर जो सूत्र बना है उसका उपयोग करके सवालों को हल करें, परंतु जैसा डॉक्टर प्रसाद कह रहे हैं कि वह एक रटने वाली पद्धति हो जाएगी और उससे आपको उसके मूलभूत नियम नहीं मालूम पड़ पाएंगे, इसलिए आप सिस्टम को समझिए, सिस्टम के आधार पर प्रश्नों को हल करना सीखिए। एक बार 2 बार अगर आप इस तरीके से हल कर लेंगे और सिस्टम को समझ जाएंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए डॉक्टर प्रसाद, क्या अब इस तरीके को और समझाएंगे आप या आगे का? ये इसी सिस्टम का एक और कठिन प्रश्न लेना चाहेंगे। ये एक पहले हमने सिस्टम समझाया, फिर उसके ऊपर एक सरल सा उदाहरण समझाया, अब एक क्लिष्ट सवाल करेंगे, इससे थोड़ा सा कठिन सवाल करेंगे। ये बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 1.3 में 5वां सवाल है। ये सवाल दूसरे सवालों से थोड़ा सा कठिन होगा। अब इसको भी उसी सिस्टम के आधार पर अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम ये देखेंगे कि जैसा कि देखिए प्रिया ने तो पूरा समझ लिया था, मुझे उम्मीद है आप लोग भी समझ गए होंगे। अब प्रिया, इस सवाल में भी हम प्रिया का मदद लेंगे और प्रिया से ये पूछेंगे कि ये सवाल में वो कितनी सहायता कर पाती है, कितना सॉल्व कर पाती है। हाँ, तो बेटा प्रिया देखो, ये सवाल देख रही हो क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस बी, हाँ। पहला समीकरण जी। दूसरा समीकरण है हाँ। bx माइनस ay इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इसको वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हाँ। हैं। क्या करना होगा सबसे पहले? सबसे पहले वही करना होगा जो पहले किया था, y के कोफिशिएंट को लिखेंगे। y के कोफिशिएंट को लिखेंगे सबसे पहले। y का गुणांक क्या क्या है बता दीजिए। b, ऊपर वाले समीकरण में b और नीचे वाले समीकरण में माइनस है। हाँ, चिन्ह नहीं लगाओगी? हाँ, माइनस। ये चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, चिन्ह सहित कोफिशिएंट को उतारना होगा, गुणांकों को चिन्ह सहित उतारना होगा। अच्छा, फिर बताइए दूसरा अचर पद क्या है इसमें? इसमें अचर पद है a माइनस बी। पहले समीकरण में a माइनस बी और दूसरे समीकरण में a प्लस बी। अच्छा, फिर क्या करेंगे अब? फिर x के कोफिशिएंट को लिखेंगे। फिर से अब x के गुणांक को लिख लेते हैं। क्या क्या है? a और b है। और फिर क्या करेंगे अब? फिर y के कोफिशिएंट को पुनः उतार लेंगे। y के गुणांकों को उतार लेते हैं। क्या क्या है? b और माइनस a है। अच्छा, अब बताइए क्या करें अब? x कहाँ लिखें? x दोनों प्रथम 2 स्तंभों के बीच में, y कहाँ लिखें? द्वितीय 2 स्तंभों के बीच में, और -1 तृतीय 2 स्तंभों के बीच में। अब x के बटे क्या क्या आएगा ये और बता दीजिए आप। b हाँ गुणा हाँ, a प्लस बी। वेरी गुड। b इंटू ए प्लस बी। या बच्चों तीर की तरफ देखना, हमारा तीर कहाँ जा रहा है? b से a प्लस बी की ओर। यानी पहले हम b का गुणा करेंगे a प्लस बी के साथ, और ये लिख दिया मैंने b इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ कौन सा निशान आता है? माइनस। माइनस का आता है। अब गुणा काहे में करोगी? माइनस a का गुणा करेंगे a माइनस बी में। अब यहाँ माइनस चिन्ह का गुणा करना है, एक चिन्ह ये माइनस a है और ये a माइनस बी है। देखिए ऐसा गुणा करना है तो इसको हम एक ब्रैकेट और यूज कर सकते हैं, और हाँ। नहीं तो यह समझ लीजिए कि चूंकि a और a माइनस बी का गुणनफल माइनस में आ रहा है, माइनस चिन्ह पहले से है, इसलिए ये चिन्ह क्या हो जाना चाहिए? प्लस। प्लस हो जाना चाहिए।
और इसको मैं अब ऐसे लिख देता हूँ a इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ, कर ठीक सकते है। हैं ऐसे। हाँ, कर ये माइनस ए का गुणा जब हम a माइनस बी से करेंगे तो ये गुणनफल माइनस में आया, और माइनस चूंकि फार्मूले में या सिस्टम में या सिद्धांत में ये बीच में पहले से ही आता है, इसलिए वो माइनस और अभी का जो प्राप्त माइनस है गुणनफल से प्राप्त माइनस, ये दोनों आपस में गुणा होकर के प्लस हो गए। तो ये आ गया प्लस a इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू बाई के बटे क्या होगा ये और बता दीजिए। a माइनस बी, हाँ, अब a माइनस बी का गुणा B b से से, करेंगे। तीर की तरफ निशान, तीर का निशान देखें तो a माइनस बी और इसका गुणा किया मैंने बाहर b से, इसमें से अब क्या करेंगे माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? a प्लस बी का गुणा करेंगे a से। वेरी गुड, यानी a प्लस बी का गुणा होगा a से इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे -1 अपॉन, हाँ, a का इंटू करेंगे माइनस a से, माइनस ए से, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर हो गया। और उसके बाद अब b का गुणा b से b से करेंगे, करेंगे, बीच में माइनस आता है इसलिए b स्क्वायर। b स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए क्या लिख लें, अब सॉल्व कर लें। अब इसको अब तो केवल हल करना है, सिस्टम पूरा हो गया, विधि पूरी हो गई, अब केवल इसको हल करना है। तो ये हो गया b में a का गुणा किया a b प्लस b में b का गुणा किया b स्क्वायर, b स्क्वायर, फिर प्लस a में a का गुणा किया a स्क्वायर, a स्क्वायर, और a का माइनस b में गुणा किया माइनस a b, माइनस ए बी हो गया बराबर। इसी तरह से y बटे, ये देखिए a का b से गुणा हुआ बाहर वाले, हाँ, क्या हुआ a b, ए बी, फिर माइनस b का b में गुणा किया माइनस b स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस है और a प्लस बी में a का गुणा करना है तो a का a में गुणा करने से माइनस माइनस ए स्क्वायर, और जरा जोर से बोलिए, माइनस a स्क्वायर, हाँ, फिर उसके बाद माइनस ए बी, क्योंकि बाहर a है उसका गुणा b के साथ करना है तो प्लस ए बी हुआ, लेकिन माइनस बाहर है इसलिए इसका गुणनफल भी माइनस ए बी हुआ इज इक्वल टू। अच्छा, और नीचे से माइनस अगर हम कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ ले लें, तो ये ऊपर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्या आ जाएगा फिर आएगा, अगर लेने के बाद हाँ, एक 1 अपॉन हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कैंसिल करने के बाद, हाँ। यानी नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन लिया, हाँ। और ऊपर के माइनस चिन्ह से उसको निरस्त कर दिया, तो ये बच गया 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये कितना हो गया, उसी के नीचे ये a स्क्वायर के जो पद x के नीचे जो था पद, उसमें से क्या क्या कैंसिल हो गया, देखिए कैंसिल करके बता सकती हो, देखो हाँ। क्या क्या कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको, हाँ, ए बी से माइनस ए बी से ए बी कैंसिल हो, और इसमें इसमें भी माइनस ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचे अब उसके बाद x अपॉन, हाँ, अपॉन हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा इजिकल टू, और बाई के नीचे क्या बचा, माइनस a स्क्वायर हाँ, और माइनस b स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, और इजिकल टू यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। अब इसका क्या अर्थ हुआ, ये x बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर y बटे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ कि x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ। और ऐसा ही y अपॉन माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसका अर्थ ये हुआ कि x बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, और y बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। अर्थात x बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर बचा। अब जब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या करें,
हर की संख्या अंश में चली जाएगी, हाँ इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, अपॉन हाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुड। आएगा। यानी ये जो हर की संख्या है x बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर इसको दाईं ओर पक्षांतरण किया जाए तो हर जो है उस तरफ जाके अंश में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा। तो ये ए स्क्वायर बटे प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हुआ, और ये कट करके क्या बचा 1, यानी x का मान क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा, और y बराबर क्या लिखें, y बटे, और y बटे ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हुआ। इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं। पहले क्या करें, देखो पहले इसको पक्षांतरण कर दो। हाँ। पक्षांतरण करेंगे तो हर की संख्या ऊपर चली गई, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करें, ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ चिन्ह है ना, उसको अलग कर लीजिए, आगे ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। हाँ। और कट करके बराबर क्या बचेगा, माइनस 1। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 1 आया। ये तो प्रिया ने तो सर पूरा बता दिया। हाँ, यहाँ प्रिया जब समझ सकती है एक बार में, तो आप भी समझ सकते हैं। सूत्र का उपयोग मत कीजिए, सिस्टम को समझिए और सिस्टम के आधार पर प्रश्न हल करने की कोशिश कीजिए। आपको निश्चित रूप से प्रश्न हल करना आ जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ का उपयोग किया गया है, a बराबर b बराबर c हो तो a बराबर c होगा और b बराबर c होगा। इस चीज़ को का उपयोग किया गया है। x बटे a बराबर y बटे b बराबर 1 बटे c हो तो x बटे a को 1 बटे c के बराबर कर दिया, ऐसे y बटे b को फिर 1 बटे c के बराबर कर दिया, और दो अलग अलग x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। जी सर। अब डॉक्टर साहब आगे चलें, आगे चलते हैं सर। प्रतिस्थापन विधि से हाँ। x और y के मान हम युगपत समीकरणों में निकालें। हाँ, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने के लिए एक्चुअली क्या है, प्रतिस्थापन विधि एक विलोपन विधि का ही अंग है। जी। विलोपन विधि में हम किसी एक चर को गुणांकों को बराबर करके विलोपित करते हैं। जी। प्रतिस्थापन विधि में भी हम विलोपन ही करते हैं, लेकिन दो चरों में से किसी एक समीकरण के द्वारा एक चर का मान सीधे दूसरे चर के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। जी हाँ। और फिर उस चर का यानी उस चर का मान किसी पहले समीकरण में या दूसरे पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करके और उसको सरल समीकरण में बदल लेते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है, दो समीकरण दिए हों जी सर। तो सबसे पहले अवलोकन के द्वारा ही देखना चाहिए हाँ। कि कौन से समीकरण से हम जी सर, किसी एक चर का मान आसानी से निकाल सकते हैं, और जिससे आसानी से निकाल सकते हो हाँ। उसका उपयोग पहले कर लें, उससे एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालें जी। और उसको फिर दूसरे समीकरण में रख दें। बिल्कुल वैसा ही उदाहरण यहाँ हमारे सामने है। देखिए कि एक समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में सीधे प्राप्त करना चाहते हैं। जी। यदि हम पहले समीकरण से x का मान या y का मान हम निकालना चाहें तो थोड़ी अधिक कठिनाई है। जी। क्योंकि जैसे मान लीजिए x का मान निकालना चाहते हो तो पहले हमें लिखना पड़ेगा 11 माइनस 3y, और फिर 2 को भी पक्षांतरण करना पड़ेगा तो बटे में 2 और आ जाएगा। लेकिन यदि हम दूसरे समीकरण से सीधे y का मान निकालें, क्योंकि y का गुणांक यहाँ 1 है, जी। तो जिसका गुणांक 1 हो उसका सीधे सीधे मान प्राप्त करना हमेशा सरल रहेगा। बिल्कुल। इसलिए दूसरे समीकरण से मैं सीधे y का मान ज्ञात कर लेता हूं। अर्थात ऐसे लिख सकता हूं मैं कि चूंकि देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है। अब -1 को आप बाएं पक्ष में ले आइए और -y को आप दाएं पक्ष में भेज दीजिए, तो आपका आ गया 2x, और ये जो ऋण 1 है वो बाएं तरफ आने पर पक्षांतरित होने पर वो धन का 1 हो गया, और ये जो -y है ये दाएं तरफ आपने इसको भेजा तो ये आपका y हो गया, और इस तरीके से y का मान आपका सीधे x के पदों में प्राप्त हो गया, यानी y बराबर 2x प्लस 1।
तो इस क्रिया का सबसे पहला पद ये होगा, दोनों समीकरण में से अवलोकन से ये देखिए कि किस समीकरण से हम x या y का मान आसानी से दूसरे चर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से हमने समीकरण 2 से y का मान अब हमने ज्ञात कर लिया। अब x के पदों में इस y के मान को यदि हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर लें जी। तो यहाँ y चर जो है विलोपित हो जाएगा। जी हाँ। ऐसे हो जाएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है देखिए, 2x और प्लस 3 और y का मान रखते हैं। y का मान क्या निकला है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 11। समीकरण 1 में मान रखा 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह y का मान x के पदों में 2x प्लस 1 समीकरण 3 से इज इक्वल टू 11। अब इसे थोड़ा सा हल करें, ये आया 2x प्लस 3 में 2 का गुणा किया, 3 दूनी 6x धन 3 एकम 3 बराबर 11। और इस तरह से 2x और 6x इसका जोड़ हो गया, इसका योग हो गया 8x बराबर। और अब हम इस 3 को दाईं ओर पक्षांतरित कर देते हैं तो 11 में से उधर 3 गया यानी 8 बचा, 11 माइनस 3। और अब हम x का मान ज्ञात करने के लिए इस 8 को पक्षांतरित करते हैं तो 8/8 जो कट करके आया 1। इस प्रकार x का मान 1 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने पहले दोनों समीकरणों में से एक समीकरण लिया और वो समीकरण लिया जिससे हम y का मान x के पदों में बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। अब इस ये जो मान निकाला उसको पहले समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया और प्रतिस्थापित करने से आपको एक सरल समीकरण प्राप्त हुआ जिसमें केवल एक चर राशि है। जी हाँ। और एक सरल समीकरण से एक चर राशि का मान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, जैसा कि कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हैं। जी हाँ। इस तरीके से आपने x का मान निकाल लिया। अब x का मान निकाल कर आप देखिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, समीकरण 2 में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और यदि चाहें तो समीकरण 3 में यदि प्रतिस्थापित करें तो और सबसे सरल होगा निकालना y का मान, क्योंकि समीकरण 3 में यदि हम x का मान रखते हैं तो सीधे y का मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए x के मान को यहाँ आप समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करें। समीकरण 3 है आपका 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y। x के जगह आपको 1 रखना है, इसलिए 2x का अर्थ है 2 इंटू एक्स अर्थात 2 इंटू 1 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो इस तरह से 2 एकम 2 धन 1 बराबर y, या y बराबर आया 2 प्लस 1 यानी 3। इस प्रकार x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, ये प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि चॉइस आपके पास है। जो y का x का मान निकाला है उसे आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा तीसरे में रखना चाहिए जिससे कि डायरेक्ट y का मान निकल आएगा और वो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। 1 और 2 में निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। प्रिया, तुम्हें समझ में आया प्रतिस्थापन विधि? हाँ सर। क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, सबसे पहले बताओ। सर पहले तो समीकरण को लेते हैं, हाँ, उसमें से जो भी आपको हाँ, x अथवा y जो भी आपको लगे वो समीकरण लेके x अथवा y किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ, यानी 2 समीकरणों में हम सबसे पहले उस समीकरण से उस चर का मान ज्ञात करते हैं जिसका गुणांक बहुधा 1 होता है। यदि युगपत समीकरण में 2 समीकरण जो आप चुनते हैं, अगर दोनों समीकरण में x और y का गुणांक सब जगह 1 नहीं हो, कहीं भी एक जगह, तो हम समझते हैं कि शायद विलोपन विधि ही इस्तेमाल करना छात्रों के लिए आसान होता है। डॉक्टर साहब, अब समय की सीमा है और अब समय समाप्त होने वाला है, दूसरी क्लास भी शुरू होने वाली है। आपने बहुत अच्छी तरीके से दोनों विधियां बच्चों को समझाई और आगे भी
चूँकि अभी ये चैप्टर बाकी है, इसलिए आगे चर्चा हम आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।